हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद में सेकंड यूनिट में अपना टॉपिक नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी इसे कहते हैं समन्वित या समग्र विकास जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। नेचर के साथ में उनके जो रिसोर्सेज है उनका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं एक सस्टेनेबल वे के अंदर। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड बायोस्फेरिक प्रोसेसेज। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो इनका मेंटेनेंस है या रख रखाव है वो इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कर सकते हैं, और उसका सस्टेनेबल यूज भी हम कर सकते हैं एक समन्वित उपयोग के रूप में। और इसके जो फंक्शंस है यानी इनके जो गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि नेचुरल इकोसिस्टम के द्वारा मानव को प्रोवाइड करवाई जाती है, और जितने भी बायोस्फेरिक प्रोसेस है यानी इनकी जो क्रियाएं हैं इनके द्वारा दी जाने वाले जो गुड्स और सर्विसेज है उनका उपयोग जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, और उनका उपयोग जो है हम किस प्रकार से सही रूप में कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन अ सिचुएशन ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी, यानी दूसरी ओर असमग्र विकास के रूप में या असमग्रता या असमन्वित रूप से अगर इसका यूज हो, where the limit of the biosphere's carrying capacity are exceeded, not all of the environmental functions can be fully filled anymore। तो यदि इसकी किसी इकोसिस्टम के अंदर उसकी कैरिंग कैपेसिटी यानी कि उसकी वहन क्षमता से की सीमाओं से अधिक जब उसका यूज हो जाए, और तो उससे क्या होगा कि जो एनवायरमेंटल फंक्शंस हैं, जो पर्यावरण में होने वाले कार्य हैं, ये सभी जो है कंप्लीट जो है नहीं हो सकते हैं। तो किसी के भी किसी भी एनिमल को पूर्ण रूप से रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करने को नहीं मिलेगा। दीज कंसेप्ट सजेस्ट दैट SDGs, इसका मतलब है कि ये जो कंसेप्ट दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसके द्वारा हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। SD जो है टू मैक्सिमाइज द बायोलॉजिकल सिस्टम गोल्स, यानी जो सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैविक जो सिस्टम है उसके जो गोल हैं उनको अधिक करने के लिए, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है, रेजिलेंस है यानी उनका आवास है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी यानी जैविक जो उत्पादकता होती है उसको बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम गोल्स यानी आर्थिक रूप से जो है जो गोल हम निर्धारित कर सकते हैं, मीटिंग बेसिक मिनिमम नीड्स यानी कि सबसे कम या न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं वो उनको पूरी कर सकें, इक्विटी यानी समानता, एंड सोशल सिस्टम गोल्स, और सोशल सिस्टम के जो गोल हैं जैसे सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय है, पीपल्स पार्टिसिपेशन यानी लोगों की इसमें भागीदारी है, ये सभी जो है इसके अंदर हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो मानव के जीवन की जो गुणवत्ता है उसको हम सुधार सकते हैं, वाइल लिविंग विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सपोर्टिंग इकोसिस्टम। तो गुणवत्ता को हम इसको जो मानव की रहने की गुणवत्ता है, उनकी लाइफ स्टाइल की जो क्वालिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं किसी भी सपोर्टिंग इकोसिस्टम। तो सपोर्टिंग इकोसिस्टम का मतलब है कि जिस इकोसिस्टम के अंदर मानव जो है वो रह रहा है उस इकोसिस्टम के अंतर्गत उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है या इकोसिस्टम की वहन क्षमता जो है उसके अंदर ही रहते हुए हम अपनी क्वालिटी जो है ह्यूमन लाइफ की वो बढ़ा सकते हैं। और ये जो बात है ये कही थी द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि IUCN के ने इसने कहा था, और UNEP और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और तो इन सभी मुख्य संस्थाओं ने जो कि एनवायरमेंटल के लिए जो है कार्य करती हैं, तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और उसका सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए ये संस्थाएं कार्य करती है। तो इन संस्थाओं ने इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये परिभाषा दी है।
तो इस डायग्राम की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी इसका जो इंटरेक्शन है दूसरे जो डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ में इनका क्या रिलेशन है। तो बात करें अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट की, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर ये सभी जो है फैक्टर्स आते हैं कि लोकल सेल्फ रेजिलेंस और बेसिक ह्यूमन नीड्स जो कि आवश्यकताएं हैं ह्यूमंस की, इक्विटी है एक जिसमें समानता है, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, सोशल अकाउंटेबिलिटी और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ये सभी जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं कि यानी कि मानव जो है कम्युनिटी के अंदर ये सभी डेवलपमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, प्राइवेट प्रॉफिट मार्केट एक्सपेंशन है और एक्सटर्नलाइज कॉस्ट है। तो जितनी भी इकोनॉमिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है कि इसका इकोनॉमिक रूप से हम किस प्रकार से ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी इकोलॉजी का भी हमें इसके साथ में विकास करना या उसका सही तरीके से यूज करना आवश्यक है। तो इसके लिए हमें इनकी जो इकोलॉजी की कैरिंग कैपेसिटी है, सस्टेनेबल यील्ड या इनका जो उत्पादन है वो समन्वित रूप से हो, रिसोर्स कंजर्वेशन जितने भी रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन हो और बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा जाए। तो इन सभी जो है फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो करना चाहिए। तो अब इनमें इंट्रैक्शंस क्या है तीनों के बीच में। इंट्रैक्शन है कि जब कम्युनिटी डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जहाँ पर आपस में ओवरलैप होते हैं इसे हम डीप इकोलॉजी कहते हैं, और जहाँ पर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपस में ओवरलैप होते हैं उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो तो उसे कंजर्वेशन के रूप में देखा जाता है। जब कम्युनिटी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को देखा जाता है तो जो इनका ओवरलैपिंग एरिया होता है यानी दोनों ही साथ साथ अगर हो रहे हैं तो इसे कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये सभी जो है आपस में दो के अंदर रिलेशन है कि इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन जो है वो प्रदर्शित होता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है इन तीनों ही डेवलपमेंट्स के अंदर जो सबसे ओवरलैपिंग एरिया होता है, यानी कि तीनों ही इनके अंदर डेवलपमेंट हो और किसी को भी नुकसान इनमें नहीं हो, सही तरीके का यूज़ हो, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका मतलब है कि ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो। तो तीनों ही डेवलपमेंट अगर साथ साथ होते हैं तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समन्वित विकास कह सकते हैं। नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो एसडी की जो आवश्यकता है ये जीवन की क्वालिटी को सुधारने के लिए, जो कि प्रेजेंट के अंदर और फ्यूचर के अंदर जो है दोनों के लिए आवश्यक है। टुडे द होल वर्ल्ड पर्टिकुलरली द डेवलपिंग कंट्रीज फेस अ नियर क्राइसिस सिचुएशन बोथ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। तो आज के समय में संपूर्ण विश्व में और विशेषतया उन देशों में जो कि विकासशील देश होते हैं, जैसे कि भारत है, भारत भी एक विकासशील देश है। फियर अ नियर क्राइसिस सिचुएशन, इनके अंदर जो है समस्या अत्यंत विकट जो है उपस्थित है, जो कि इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल दोनों के लिए विकट समस्या जो है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर उत्पन्न हो रखी है। यानी अभी भी ये क्राइसिस या इनकी जो डिग्रेडेशन है इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इकोलॉजी का, इनमें सबसे अधिक होती है। द एनवायरमेंटल वीकेंडनेस सर्टेनली वीकन्स इकोनॉमी। तो यदि एनवायरमेंटल वीकेंडनेस होती है यानी जो शिथिलता एनवायरनमेंट के अंदर आती है तो ये इकोनॉमी को भी कमज़ोर करती है। तो कमज़ोर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है उसकी इकोनॉमी को भी कमज़ोर करता है, विच इन टर्न लीड्स टू सोशल ब्रेकडाउन। और इसके कारण जो है सोशल ब्रेकडाउन जो है सामाजिक रूप से ब्रेकडाउन अधिक इनमें पाए जाते हैं ऐसे देशों में। दीज सिविलाइजेशंस वर नॉट एबल टू कोप विद
द प्रेशर ऑफ डिग्रेडेशन या डिग्रेडेड एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर रहने वाले जितने भी सिविलाइजेशन है, यानी जितने भी मानव सभ्यताएं हैं, तो इनके अंदर इस प्रेशर के अंदर, इस दबाव के अंदर जो है वो नहीं रह सकते जो कि डिग्रेडेड एनवायरनमेंट के होते हैं। तो ऐसे कमज़ोर एनवायरनमेंट के अंदर जो है सिविलाइजेशन जो है वो अधिक वृद्धि नहीं करती है। कौटिल्य द वाइज मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो कौटिल्य थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे, सेड दैट, उन्होंने ये कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एम्पायर डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। तो उन्होंने उस समय भी यही बात कही कि किसी एक साम्राज्य का जो स्थायित्व है या स्टेबिलिटी है, ये उसके एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो ये जो बात है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौटिल्य ने कही थी। द फॉलोइंग आर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्री वेयर प्रायोरिटी एक्शन इज नीडेड एंड इफ सॉल्व्ड could as well lead to sustainable development। तो ये कुछ इसमें निम्नलिखित कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि देशों के सामने उपस्थित होती है, जहाँ पर इनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए कि इन्हें जो है वो सॉल्व किया जाए, और इन्हें सॉल्व करने के कारण ही इन देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो संभव हो सकता है। पहला इसके अंदर आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो पॉपुलेशन या जनसंख्या जो है वो स्थायी बनी रहे, इसका जो है वो प्रयास करना चाहिए। इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ प्लानिंग। तो जितनी भी ज़मीन है या भूमि जो उपलब्ध है यूज़ लेने के लिए, उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। हेल्दी क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड। तो जितने भी क्रॉपलैंड हैं जहाँ पर धान या अनाज उगता है, और जितने भी ग्रासलैंड या घास स्थल है, उनको स्वस्थ रखने की आवश्यकता सबसे अधिक है। नेक्स्ट आता है वुडलैंड एंड रीवेजिटेशन ऑफ मार्जिनल लैंड्स। तो अंत्यस्थ जो भूमि पड़ी है और जो काष्ठीय भूमि है, जिनमें काष्ठीय पेड़ उगते हैं, उनका रीवेजिटेशन आवश्यक है, यानी वहाँ पर पुनः वनस्पति को उगाना आवश्यक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जितनी भी जैविक विविधता है किसी क्षेत्र में, उसका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर एंड ऑफ एयर। तो पॉल्यूशन जो हो रहा है जल में तथा वायु के अंदर, इसका सबसे ज़्यादा जो है वो असर इकोसिस्टम के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है, तो इनका कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। डेवलपमेंट ऑफ नॉन पोल्यूटिंग रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। तो इस प्रकार के नए यानी पुनर्उपयोग लेने वाले एनर्जी सिस्टम या ऊर्जा के सिस्टम बनाने चाहिए जो नॉन पॉल्यूटिंग हो, जिनमें पर्यावरण का प्रदूषण अत्यंत कम हो। ऐसे सिस्टम्स का निर्माण किया जाना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड रेजिड्यूज़। तो जितने भी अपशिष्ट और अवशेषी पदार्थ हैं, उनका रिसाइकलिंग यानी उनको पुनः उपयोग के लिए पुनः चक्रण उनका करना चाहिए। इकोलॉजिकली कंपेटिबल ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूडिंग स्लम इम्प्रूवमेंट। तो इकोलॉजिकली कंपेटिबल जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, जैसे कि स्लम्स हैं यानी झुग्गी झोंपड़ियों वाले ऐसे क्षेत्र हैं, उनको इम्प्रूव करना आवश्यक है। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स। तो सभी स्तरों पर एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा और उसके बारे में जागरूकता जो है वो सभी व्यक्तियों में आवश्यक है। अपग्रेडिंग एनवायरमेंट लॉ। तो जितने भी पर्यावरण से संबंधित कानून बने हुए हैं, उन्हें अपग्रेड करना चाहिए। न्यू डायमेंशंस टू नेशनल सिक्योरिटी। तो नए आयाम जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्थापित करने चाहिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।